अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी में भी बात कर लेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले भी खुश हो जाए। और धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता में धातुओं की उनकी गतिविधियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अगर आपको हिंदी में पूछ दिया जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो आप जानते हैं कि उसका रिएक्टिविटी का जो इफिशियंसी है, कैपेसिटी है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी हिंदी में कहें तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया। ध्यान दीजिएगा, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला यानी यही है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का उपयोग है कि क्या एक धातु एकल विस्थापन है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन में दूसरे को विस्थापित कर सकता है। हम लोगों ने यही देखा कि ये जो हमारा ट्रिक था के ना का वाला, के ना का मग है ना, और मग था एल्युमिनियम का, और फिर था आयरन का, फिर था हमारे पास जिंक का है ना, जिंक का, फिर था हमारा आयरन का, और फिर था हमारा पीबी का, बीच में एसएन भी हो सकता है। इस तरह से हमारा ये ट्रिक था। और ये कह रहा है कि धातु जो है वह एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, और वह अपने कम प्रतिक्रियाशीलता वाले को क्या करता है, विस्थापित करता है। यानी वह ये देखिए, ये हमारा जो पोटेशियम है वह Na यानी सोडियम को विस्थापित करेगा, लात मार के भगा देगा। लात मार के भगा देना मतलब यही हुआ कि जो भी बॉस होता है वह अपने नीचे वाले को दबा कुचला समझता है और उसको दबा के क्रश करके भगा देता है। यही रूल यहाँ पे भी लागू होता है जो हमारे समाज में भी आप देखते हैं। तो बिल्कुल केमिस्ट्री आप अपने दैनिक जीवन से कोरिलेट करके पढ़िएगा, है ना। एक बार हमें जरूर बता दीजिएगा, जब मैं पीपीटी आपको भेजूंगा इसका, तो आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिएगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद कंप्लीट पीपीटी आपको भेज दूंगा, और आप लोगों को फिजिक्स का भी कंप्लीट पीपीटी फिर से मिल जाएगा, है। तो ध्यान देना है। और देखिए, हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन कमेंट नहीं है। सभी एक बार कमेंट कर दीजिए तो मैं बारी बारी से सबका जल्दी से नाम ले लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, श्रृंखला में जितनी ऊंची धातु रखी जाती है, यानी सबसे ऊपर के और नीचे सबसे क्या है हमारा है AU, क्या है सबसे नीचे AU है। तो कह रहा है कि श्रृंखला में जितनी ऊंची धातु रखी जाती है उतनी ही अधिक वह क्या होते हैं, प्रतिक्रियाशील है। कोई दिक्कत है नहीं है। और पानी, ऑक्सीजन और एसिड के साथ उतनी ही दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है। बोलिए, ये कल के क्लास में हुआ था या नहीं, आप बता दीजिएगा हमको। देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो अधिक रिएक्टिव होगा यानी मोर रिएक्टिव, यानी ऊपर वाला जितना है केनाका वाला, वो जो है वह पानी से, है ना, और किससे, ऑक्सीजन से, और किससे, एसिड के साथ उतना ही। अब ये बात याद रखना है, दृढ़ता से वह प्रतिक्रिया करती है। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दीजिए, हरी झंडी दिखा दिया जाए प्लीज, है ना। चलिए, वही कह रहे हैं हम लोग कि उच्च रैंकिंग वाली जो धातु श्रृंखला में निचले स्थान पर रखी गई है, वह धातुओं की तुलना में अधिक धात्विक प्रवृत्ति रखती है। ये क्या है, देखिए, उच्च रैंकिंग यानी हायर ऑर्डर में जो है, ऊपर में जो है वालु धातु जो है वह श्रृंखला में निचले स्थान पर रखी गई धातु से जब तुलना करेंगे तो धात्विक प्रकृति भी ज्यादा होती है। यानी पोटेशियम का धात्विक प्रवृत्ति ज्यादा और AU का धात्विक प्रवृत्ति कम। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए, है ना, क्योंकि कल का वीडियो अगर आप देख के हमारे इस क्लास में आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। कह रहा है कि अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। देखिए, मैंने कल इंग्लिश में हर एक स्लाइड को समझाया था, है ना, और वो टेबल में था। आप बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या ये सही बात है, ये आप जल्दी से बता दीजिएगा ये सही बात है।
कि हमने कल इंग्लिश में पूरा क्लास को अच्छे से समझाया था। आज मेरा ये है कि हिंदी मीडियम वाले को मैं समझा पाऊँ और आप लोगों को इंग्लिश वालों को रिवीजन करा पाऊँ। तो देखिए यहाँ हिंदी में है कि वह धातु ऑक्साइड बनाती है। बोलिए कल बताए थे या नहीं, हाँ या ना? कि देखिए यहाँ कह रहा है कि अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण के ना क, ये लिथियम छोड़ दीजिए, के ना और ये क है, ठंडे पानी, बोलिए ये है ना कोल्ड वाटर, से प्रतिक्रिया करके ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला कल ट्रिक था, है ना सर? इंग्लिश मीडियम में पीपीटी शेयर सेंड कीजिए। बिल्कुल पीपीटी आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपको मिल जाएगा, है ना? ठंडे पानी का ट्रिक कल था, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, है ना? तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। देखिए मैग्नीज यही हुआ मग, है ना, और Fe मतलब लोहा, Al मतलब एल्युमिनियम, ये जो है कल बता दिए थे। तो मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम जैसे तत्व वाष्प के साथ यानी स्टीम के साथ प्रतिक्रिया करके, याद कराए थे कल, याद कीजिएगा, ये बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन जब स्टीम भाप की बात हो तो हाइड्रो मतलब पानी उड़ जाता है और सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। ये बातें काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। ओके ठीक है, ऑक्साइड सिर्फ बनाता है जब भाप बात किया जाए हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में स्टीम लिखा जाए। तो आपको याद रखना है स्टीम मतलब गर्म कर देंगे पानी को, गर्म करने के लिए मग लेंगे, मग लोहा का भी चलेगा और एल्युमिनियम का भी चलेगा। तो आपको याद रखना है मग लेंगे गर्म करने के लिए स्टीम को, है ना, और गर्म करने के लिए हम लोग आयरन, मग जो है Mg जो है वह Fe का या एल्युमिनियम का चलेगा, और वह भाप जब निकलेगा तो हाइड्रो तो उड़ जाएगा ना, हाइड्रो उड़ जाएगा तो सिर्फ ऑक्साइड बचेगा, और यह हाइड्रोजन गैस तो हमेशा इवॉल्व होगा। आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग उन धातुओं को, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग उन धातुओं को निकालने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला यानी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में उच्च स्थान पर रखा गया है। बोलिए कल बताए थे कि नहीं टेबल में? अब मैं टेबल तो दिखाऊंगा नहीं, है ना, उधर है, आप देखेंगे, देखे होंगे कल के वीडियो में। ये इलेक्ट्रोलाइसिस विधि है ना, उच्च श्रृंखला वाले यानी ऊपर में जो है यानी के ना का वाला ऊपर वाला पोर्शन में क्या है रहता है, और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिक्रिया श्रृंखला यानी रिएक्टिविटी सीरीज का विशेष था यानी साइलेंट फीचर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान दीजिएगा, ये एक फीचर है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपको पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के शीर्ष में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील यानी मोर रिएक्टिव। तो बोलिए ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है या मोर रिएक्टिव था, कल पढ़ा दिए थे, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में उपलब्ध नहीं है। अगर किन्हीं को दिक्कत था तो अभी ये खत्म हो गया होगा, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है ना। जिस तरह से गोल्ड, Ag, Au ये सब जो है ना ये फ्री स्टेट में, कान में झुमके और पैरों में पायल, ये फ्री स्टेट में है। लेकिन सोडियम नहीं रख सकते हैं, है ना, पोटेशियम नहीं रख सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, फ्री अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। श्रृंखला के निचले भाग में जो सबसे कम प्रतिक्रियाशील जो तत्व होते हैं वह मुक्त अवस्था में होते हैं। याद हो गया होगा, ये मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे जैसे हम टेबल में यानी वही ये केना का वाला सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, धातु का उपचायक शक्ति, ध्यान दीजिएगा, अपचायक शक्ति जो है यानी रिड्यूसिंग पावर जो है वह कम होता है। आप याद रखिएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में उसका रिएक्शन का ताकत
कम होते जाएगा, यानी अपचायक। हिंदी वाले सर ध्यान दीजिएगा, ये है कि अपचायक वर्ड याद रखिएगा। अब देखिए ये रिडक्शन होता है। इंग्लिश इज इजी बट हिंदी इज बहुत ही कंफ्यूजी, है ना। तो याद रखते हैं यह हमारा अपचायक होगा। रट्टा मार लीजिए, अपचायक अपचायक, जल्दी से मैं ट्रिक सोच रहा हूं। अपचायक होगा यानी नीचे जैसे ही जाएंगे अपचायक होगा और वो कम होगा। याद रखिएगा, इंग्लिश याद रखिए, है ना, आप फंसिएगा नहीं। प्रतिक्रिया श्रृंखला में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे वाले यानी अधिक प्रतिक्रियाशील वाले धातु जो है को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कम प्रतिक्रियाशील। ये क्या कहना चाह रहा है हिंदी में वो समझिए कि ऊपर वाला जो है वह कम प्रतिक्रियाशीलता वाले को विस्थापित कर देता है। कैसे, आप इसको समझिए, ये एग्जाम में पूछा गया था, इससे क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जिंक है ना, जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे के को विस्थापित करता है। अब देखिए हिंदी थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। जिंक हमारे पास Zn है ना, और कॉपर जो है वह है हमारा Cu। अब आपको ट्रिक याद हो गया होगा, जिंक था और बाद में आके बोला क्यों 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 कर रही है तुम। ट्रिक याद है, क्यों 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 कर रही है, यानी ये Zn ऊपर और क्यों क्यों नीचे। अब यहां देखिए ऊपर वाला नीचे वाले को भगा देगा, तो Zn जो है ना, यहां देखिए ये सटा हुआ था, इसको लात मार के भगा दिया Cu को, तो Cu जो है देखिए यहां विस्थापित हो गया है और ये Zn जो है उस घर को SO4 वाले घर को ले लिया है। तो यही हुआ कि Zn जो है, जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के घोल से तांबा को, तांबा मतलब Cu, तांबे को विस्थापित कर दिया यानी भगा दिया, है ना। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जिंक जो है वह तांबे के ऊपर रखा जाता है, तांबे के ऊपर रखा जाता है और इसलिए अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगर ये आपको याद नहीं है कहना का, तो आप केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं सकते हैं, या पढ़ा तो देंगे आप क्योंकि आप विद्वान हैं, पढ़ा दीजिएगा, लेकिन गधों को समझ में नहीं आएगा। मैं गधा बोलता हूं, क्या करूं, क्योंकि सब बच्चा, हाँ भाषण हो रहा है रिएक्टिविटी सीरीज का, मास्टरवा जा नहीं रहा है, इसको चिट्ठी काट लिया, इसको चिट्ठी काट लिया। सही बात है कि नहीं, बोलिए तो। यही होता है क्लास में, जब क्लास लेते हैं तो। क्यों, क्योंकि उसको केमिस्ट्री से एकदम लग रहा है कि अब तो वो मरेगा केमिस्ट्री पढ़ेगा तो इसीलिए उसको मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ये इस अल्कोहलिक क्लास में आता हूँ, क्योंकि आपको मन लगे और आप भी हमारे सभी बच्चे बुतरू को क्या करिए, इसी स्टाइल में पढ़ाइए, है ना, तो उसको मन लगेगा। नहीं तो फिर मेरा वीडियो भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये आप रिएक्शन समझ गए। जैसे जैसे हम श्रेणी में नीचे जाते हैं, धातुओं की विद्युत धनात्मकता, वाह क्या बात है, कोई भी चीज घटेगा तो विद्युत धनात्मकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धनात्मकता याद रखिएगा, क्या, धनात्मकता कम हो जाती है। इसलिए सोडियम जो है लिथियम की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। अब याद रखिएगा, ये लिथियम भी आ रहा है तो आपको ये याद रखना है, ये स्टार लगा लीजिए कि लिथियम जो है सोडियम से नीचे है। आप याद रखिएगा, हमारे पीपीटी में दिया हुआ है ना। चलिए, धनात्मक होता है लेकिन पोटेशियम की तुलना में वह कम होता है, यानी आपको ये याद रख लेना है के ना, के और ना के बीच में अगर एनसीईआरटी बुक के अलावा किसी को आप पढ़ेंगे तो बीच में आपको लिथियम आपको मिल जाएगा, है ना, बीच में आपको लिथियम मिल जाएगा। तो याद रख लीजिए, के ना के बीच में एल यानी लिथियम आपका Li है, याद रखना है। तो ये बातें आप याद रख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ लाइन दिया हुआ है, ये प्रीवियस पेपर का लाइन कॉपी किया हुआ है। चलिए, लेकिन पोटेशियम की तुलना में वो क्या है,
कम रिएक्टिव है, पोटासियम से कम और सोडियम से अधिक। तो समझ में आ रहा ना, यहां पे है हमारा लिथियम का पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यह है कि देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अलावा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप समझ सकते हैं, के अलावा श्रृंखला में नीचे जाने पर धातु का इलेक्ट्रॉन दान क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने का कैपेसिटी होता है वह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए नीचे जाने पर हर चीज क्या होगा, कम हो जाएगा। पॉजिटिविटी के अलावा सभी कुछ क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बातें नहीं होगा, याद रख लीजिए। धातु को उसके अयस्कों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे फिर से एक स्टार नहीं, आप 5 स्टार लगाइए, है ना। कह रहा है कि धातुओं को उसके अयस्कों और अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार कमेंट कर दीजिए ना प्लीज, है ना, अच्छा कमेंट कीजिए ना, बराए थोड़ा कीजिए, मेरा थोड़ा सा बराए कीजिए। पढ़ा रहे हैं या नहीं, आज कल का जोश, आज भी जोश दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए, कमेंट कीजिए ना। हो हाय बाप, की करिए, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। देखिए धातुओं को उसके अयस्कों और अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए, जब धातु है हमारे पास, धातु को अयस्कों से अलग करने, आपके मन में आ रहा होगा जी हाँ ये अयस्क एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है, तो धैर्य रखिए, अयस्क को भी हम समझा देंगे, है ना। देखिए धातुओं को उसके अयस्क, आप जानते हैं कि जो धातु हम प्राप्त करते हैं वह किसी न किसी अयस्क से प्राप्त करते हैं। अयस्क का मतलब क्या हुआ, कुछ भी मुरझाया हुआ जैसा कुछ भी है ना, वो उसमें लोहे की मात्रा है, परसेंटेज ऑफ आयरन जैसे है, अगर जैसे मर्क्यूरी है तो उसके लिए ओर्स है, सबका ओर्स का नाम भी है, आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, है ना, आप उसको याद कर लीजिएगा, मैं अभी डिस्कस भी करने वाला हूं। तो जैसे देखिए, जैसे हमें मान लेते हैं कि ओल बनाना है, घर में ओल का सब्जी बनाना है, तो वो ओल के अवस्था में ही दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जी है जिसको कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है किसी न किसी चीज से, उसको खोद के निकालिए और उसी आसकत में दिन खराब हो जाता है। जैसे कटहल लेते हैं तो उसके अंदर से निकालना पड़ता है, उसको छीलने में ही हाथ पैर एकदम गंदा हो जाता है, तो ये हुआ एक्सट्रैक्ट करना। उसी तरह से किसी धातु को जिस चीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं वह हमारा वो धातु जो सोर्स था वो ओर्स है, सोर्स इज कॉल्ड ओर्स, है ना, ओर्स का हिंदी है अयस्क। तो याद हो गया, धातुओं को उसके अयस्कों और अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए भी श्रृंखला के शीर्ष पर धातुओं की बड़ी मात्रा में ऊर्जा का खपत होता है। यानी ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर में है ना, ऊपर वाले को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना है क्या पोटेशियम, एक्सट्रैक्ट करना है सोडियम, एक्सट्रैक्ट करना है क्या Cu, है ना, इस तरह से किसी को भी Fe को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ऊपर वाले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आप जानते हैं, क्योंकि वह हाईली रिएक्टिव है। धातु पर यह हो गया हमारा, अन्य यौगिकों को अलग करने के लिए श्रृंखला के शीर्ष पर धातुओं की बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं। आपको हमने बताया था कि H जो है यहाँ पे बाउंड्री लाइन आ जाता है और उधर हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है, और ये नीचे यहाँ पे नीचे जस्ट Cu रहता है और इसके ऊपर में जस्ट Pb रहता है। ये हमने कल की वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, सही बात है, ऊपर जो है सब अधिक होते चला जाएगा, और उसमें H2 गैस जो है वो इवॉल्व होता है। तो आप बताइए कि कल हमने बताया था कि नहीं कि H2 गैस जो है इस तरह से एरो वाला रिएक्शन होगा, ठीक है, इवॉल्व होती है। गैस मुक्त करने के लिए इसमें
पानी या एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता होती है। ये H2 गैस निकालेंगे और इसके लिए पानी हो या एसिड से ही हम लोग हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करने की क्षमता होती है, यानी इसी चलते ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। बोलिए कोई दिक्कत है तो जल्दी से आप हमें कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि लाल रंग की जो धातुएं होती है, ध्यान दीजिएगा, जो भी लाल रंग की धातुएं होती है। अब आप कहेंगे कि सर कौन कौन सी धातुएं लाल रंग की होती है, तो देखिए एक वीडियो आएगा जिसमें सभी का स्टेट, यानी हर रिएक्शन में हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का कलर, उसका सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और उसके साथ जो भी उसका नेचर होगा उस पे हम लोग बात करेंगे एक कंप्लीट क्लास में, इसीलिए आज इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। लाल रंग की धातु जो होती है, याद कर लीजिए, लाल रंग, ये लाल रंग अब मुझे छोड़ेगा। वाह क्या बात है, गाना बहुत बढ़िया लगा, क्या बात है। तो चलिए, लाल रंग जो है यह ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। लाल हो गए अगर आप गुस्से से तो आपको ठंडा पानी पिलाएंगे और आप ठंडा हो जाएंगे। चलिए देखिए, उसी तरह से है, नारंगी रंग की धातु को ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकती है, यानी जब आप नारंगी खाएंगे तो नारंगी खाने के बाद आप अगर ठंडा पानी पी लेंगे तो आप तो गयो ठाकुर गियो। इसीलिए आप नारंगी रंग के बाद आप ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं कराइएगा। बोले कोई दिक्कत है? तो नारंगी रंग जो है वह ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ये रंग किसका है? तो रंग है हमारे धातु का। कौन सा धातु कैसा रंग का है, इस पे बातें करेंगे। आप धैर्य और संयम से राज सर के क्लास को एंजॉय कीजिए। राज सर आपके टेक्निकल टीम का हिस्सा है। किसी भी प्रकार का टेक्निकल फॉल्ट है तो आप ग्रुप में दिए हुए मैसेज पर कांटेक्ट, यानी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारे राठौर सर को ज़्यादा परेशान नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत कॉल्स उन्हीं पे आ रहा है, इसीलिए आप मैसेज करके पूछ लीजिए। कॉल करने से प्लीज़ बचिएगा, हाँ, मैसेज कर लिया कीजिएगा प्लीज़। अब चलिए, ये हो गया, लेकिन ये ठंडे पानी से तो नारंगी रंग नहीं करेगा। कोई दिक्कत है? ये लोग कॉल क्यों करता है, देखता है जब टाइम है लाइव का, कॉपीराइट आ जाएगा रिंगटोन से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि देखिए, अभी जस्ट हमने ट्रिक बताया कि नारंगी जो है वो नारंगी रंग, दैट मीन्स नारंगी खाकर आप जो है ठंडा पानी नहीं पीजिएगा, यानी नारंगी में वाटर है और आप अगर पानी पी लीजिएगा तो आपको सर्दी हो सकती है ना, इसीलिए आप याद नहीं। लेकिन अगर आपको मन है कि नारंगी खा के प्यास लग गया तो आप एसिड पी लीजिए, कोई दिक्कत है? आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप एसिड पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड पीने से नारंगी गया, वो नारंगी नारंगी रहेगा ही नहीं, तो आप एसिड पी सकते हैं। तो ये ट्रिक रहा हमारा, है ना, दिल पे एकदम नहीं लीजिएगा, दिमाग में लीजिए, है ना, कि नारंगी रंग ठंडे पानी नहीं पिएंगे और अगर पीने का मन करेगा तो एसिड पिएंगे। वाह 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 वाह, ताली ठोके तो जल्दी से, लाल लाल वाला, पिंक वाला ताली ठोके तो। चलिए, नीले रंग के धातु, ध्यान दीजिएगा, नीले नीले अंबर से चांद जब आए और मेरा दिमाग इतना क्यों खाए। नीले रंग की धातुएं केवल कुछ मजबूत ऑक्सीकरण एसिड के साथ ही प्रतिक्रिया करता है। दुख की बातें, देखिए, नीले रंग की धातुएं केवल कुछ ही मजबूत ऑक्सीकरण एसिड के साथ रिएक्शन करता है। देखिए, ये नीला, आप जानते हैं कि एसिड टेस्ट को नीला ब्लू, यानी लाल और नीला, ये लिटमस पेपर होता है,
तो आप एसिड का बात अगर जब आए, सिर्फ एसिड और वो भी मजबूत एसिड, तो आप जानते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो जान गए ना आप, नीले लिटमस के लिए सिर्फ और सिर्फ मजबूत एसिड होना चाहिए। और याद रखिएगा कि आप एसिड टेस्ट के लिए आप किसका यूज करेंगे, आप जानते हैं कि वह नीले लिटमस पेपर को एसिड जो है वह लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर आपके पास होना चाहिए और वो एसिड से रिएक्शन करेगा। यानी ट्रिक याद हो गया होगा आप लोगों को कि नीले रंग की धातु के लिए आपको एसिड का यूज करना होगा और वो भी मजबूत ऑक्सीकरण वाला एसिड आपको चाहिए। खीरा खाने के बाद क्या होगा, खीरा खाने के बाद आपको पीरा होगा, है ना। देखिए खीरा खा के अगर आप पानी पिए, हाँ वो क्या एक ठो कहावत था, हाँ, सुबह का खीरा हीरा और शाम का खीरा पीरा, आहा, और खा लीजिए उसके बाद जलजीरा, तो आपका स्वाद बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पापा का डायलॉग है और सुनाते सुनाते हमको पागल कर देते हैं, लेकिन हम भी हैं कि नहीं खाते हैं। तो चलिए, पोटेशियम से कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपको मजा आएगा, ऐसे मजा तो आपको आ ही रहा है। पोटेशियम से कैल्शियम तक की धातुएं, अब देखिए पोटेशियम से कैल्शियम तक की धातु, पोटेशियम मतलब के और कैल्शियम मतलब क्या, Cu, है ना, क, है ना, तो के ना क। अब यहां देखिए के ना, देखिए पोटेशियम से लेकर कैल्शियम तक, है ना, ये क्या हुआ, के ना क। ये क्या है हमारा, तक की धातुएं ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके अपने आप में क्या देता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठंडा पानी है, गर्म पानी ऑक्साइड, गर्म पानी ऑक्साइड, और ठंडे ठंडे पानी हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये रिपीट हो गया ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पोटेशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड देगा क्या, ये मैं पूछ रहा हूं, ठंडे पानी हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। देखिए रिएक्शन भी है के। अब देखिए पोटेशियम जो है एस, यही पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में, वो सॉलिड होता है, वाटर यानी H2O जो है वो लिक्विड होता है और वो बनाता है KOH। क्या बनाता है, KOH। के मतलब पोटेशियम, OH किसका है, हाइड्रो का है, तो OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और वो कैसा होता है, स्टेट भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक्वस होता है। क्या होता है, एक्वस होता है, और H2 गैस इवॉल्व होता है। ओके, तुकबंदी बढ़िया मारते हैं, कमाल हो गया, कमाल हो गया, वाह। कमाल हो गया रे भाई, वाह, जिंदगी धन्य हो गया। हम तो निहाल हो गए, गर्मी से बेहाल हो गए। चलिए, कह रहा है कि कैल्शियम, कैल्शियम समझ रहे हैं, कैल्शियम ये भी ठंडे पानी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करेगा, और ठंडा पानी हाइड्रोक्साइड। बोलिए ये सब रिएक्शन आपका दम फुला देता है, सॉरी आपका नहीं। देखिए हमारे लफ्ज पे ना बच्चों को पढ़ाने का आदत है, तो इसीलिए अगर कोई शब्द ऊंचा निकल जाए ना तो इस मुंह को मोड़िएगा वैसे, लेकिन काहे मारिएगा, बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है, मैग्नीशियम जो है यानी मग जो है वह एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो क्या होगा आप सोचिए, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। क्या करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। क्यों सल्फेट बनाएगा पता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। ये देखिए ये है हमारा सल्फेट, तो यह क्या बनाएगा, मैग्नीशियम, और इसमें SO4 है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। और जैसे ही एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो उत्पादन होगा ही, और यह समीकरण आप जानते हैं Mg + H2SO4। ये देखिए Mg जो है वो SO4 के साथ जाके सट गया है ना यहाँ पे, और इससे ब्रेकअप हो गया इसका H2 का, और ये हमारा हो गया H2। बोले कोई दिक्कत, H2 आथू थू। चलिए नेक्स्ट,
कह रहा है कि कॉपर सल्फेट घोल, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज ना एकदम पसीना छुटाता है। कॉपर सल्फेट का घोल ले लीजिए, घोल मतलब सॉल्यूशन, घोल ले लीजिए किसका, कॉपर सल्फेट का, और उसको लोहे से प्रतिक्रिया करा दीजिए। देखिए ये है हमारा कॉपर सल्फेट और ये है हमारा लोहा, दोनों को बिहा करा दीजिए। ये क्या होगा समझ में आ रहा है, ये जैसे ही आएगा तो ये CuSO4 का घर फोड़ देगा, समझ रहे हैं ना। जैसे ही बहू आई तो सबसे पहले दो भाई को अलग करवाएगा, है ना। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कभी भी, हम लक्ष्मण भाई हैं। आप मेरा रील्स देख सकते हैं। देखिए रूपा मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा तो इस चैनल पे दीक्षा स्टार किड्स 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 कमेंट नहीं कीजिएगा ना तो कल से आपका नाम नहीं लेंगे हम। और अगर आप सब कमेंट कर देंगे तो हम तो धन्य हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे और हम मज़ा आ जाएगा हमको। तो ठीक है, आप ये याद रखिएगा प्लीज़, प्रमोशन कर रहे हैं हम अपने छोटका चैनल का। चलिए कह रहा है कि कॉपर सल्फेट घोल के साथ लोहे की प्रतिक्रिया, देखिए कोई नहीं किए थे हम, और एक दिन किए थे, अब मैं बोलूँगा नहीं, हम बोलेगा तो बोलिएगा कि बोलता है इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यही कह रहे थे कि कॉपर सल्फेट का घोल बेचारा था और जैसे ही कि इसके आंगन में बहू आई आयरन का रड लेके, तो क्या हुआ, इसको सबसे पहले तोड़ दिया और आयरन जाके इसमें चिपक गया। देखिए यहाँ चिपक गया और ये बुढ़िया जो है वह अकेले ही खाना बना रही है, आप देख रहे हैं ना। और यही हमारे भी घर में होता है, हमारे नहीं, मेरे नहीं, हमारे यानी हम लोगों के घर में अक्सर होता है, करती है। और यह तांबे को क्या करता है, विस्थापित करता है। अच्छा ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से इसका क्या संबंध है, इसको देखिए। आप जानते हैं कि Cu जो है वो नीचे होगा, है ना, H के नीचे Cu होगा, और इसमें देखिए ऊपर वाला है Fe जो है वो यहाँ होता है कहीं पे। तो ये ऊपर वाला जो है ना इस बुढ़िया नीचे वाली को मार के भगा देगी। देखिए यहाँ पे है ना Fe जैसे ही आ गया, इसको छोटका गरीब आदमी को लात मार के अकेला उधर कर दिया। तो यही है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपको याद है तो यही होगा आपके साथ कि आपको केमिस्ट्री लगेगा बहुत ही आसान। कॉपर सल्फेट का घोल, देखिए फिर वही बात है, कॉपर सल्फेट का घोल जब जिंक से प्रतिक्रिया करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉपर सल्फेट का घोल जब लोहे से प्रतिक्रिया किया, वही नहीं, जब कॉपर सल्फेट का घोल जिंक की प्रतिक्रिया में, जिंक तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, इसलिए वह अपने घोल से तांबे को क्या करेगा, किक मार देगा, किक, है ना। कैसे मारेगा देखिए, मार के बताते हैं। देखिए ये है हमारा Cu जानते हैं कि हस्बैंड आया था और वो क्यों क्यों कर रही थी, है ना, तो याद हो गया होगा आपको। कॉपर सल्फेट के घोल के साथ जब जिंक की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक जो है ना वह तांबे को, किसको, जिंक जानते हैं कि H के ऊपर में कहीं है Zn, वह नीचे वाले को लात मार के भगाएगा, SO4 इसके साथ सट जाएगा और ये बेचारी बुढ़िया यहाँ अकेले खाना बनाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि यही स्लाइड आपको दिखाए थे। देखिए यहाँ पे है हमारे पास बहुत सारा एलिमेंट, यहाँ देखिए Na के बीच में लिथियम है, लिथियम ही नहीं यहाँ पे हमारा बेरियम भी है, स्ट्रोंशियम भी है, फिर है हमारे पास Ca। तो देखिए के ना और यहाँ पे है क, उसके बीच में हमारे पास क्या है, तीन एलिमेंट है, लीबासर, क्या है, लीबासर। देखिए हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल टीचर बनने वाले हैं, टीचर प्रिंसिपल बनने वाले हैं, उसमें से एक सर का नाम है लीबासर। क्या है नाम, लीबासर, क्या है बोलिए एक बार, लीबासर। तो के ना का वाला का ट्रिक में आप याद रखिएगा कि के नहीं बोलते हैं हम लोग, के था रे, तो बोलते हैं कि लीबासर थे, के था स्कूल में, के था, तो के बाद आपको याद रखना है लीबासर। के ना का ना के बाद है ना, चलिए ना के बाद है लीबासर, ना के बाद लीबासर, याद रखिए ना, Na के बाद है लीबासर, और लीबासर के बाद आपको याद रखना है कैल्शियम। यानी आपको जो हमने बताया कि के ना का है ना, के ना का ये जो बताए, इसके बीच में ना
के बीच में है हमारा लिबासर, ना के बीच में है हमारा लिबासर। बोलिए एक बार, ना के बीच में है लिबासर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। देखिए यहां पे देखा जाए अगर कोई है तो देखिए mg मग था और मग था एल्युमिनियम का, मग एल्युमिनियम का था, उसके बीच में बी है ना, बी मतलब क्या, मक्खी। हाँ तो ये देखिए ये जो मग था ना, आखिर बच्चा एल्युमिनियम का मग को क्यों फोड़ा था? आप सोच के देखिए कि एल्युमिनियम का मग बच्चा आखिर काहे फोड़ दिया था। तो देखिए आप जानते हैं मग जो था वो एल्युमिनियम का था, क्योंकि उसमें उसने क्या देख लिया था, बी। क्या देख लिया था, बी देख लिया था। तो बी मतलब बेरिलियम। क्या है, बी मतलब बेरिलियम। आपको ये याद हो गया होगा कि बच्चा जब केना का मग फूटा तो केना क और क के बाद मग फूटा, मग जो था वो एल्युमिनियम का था और ये फोड़ने का कारण आज ईडी ने पता लगा लिया कि यह इसमें क्या था, बी। बी मतलब मधुमक्खी। क्या सही बात है, बी मतलब मधुमक्खी। देखिए भाई इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, हम इंग्लिश टीचर तो है नहीं, इसीलिए बी मतलब मक्खी होता है कि मक्खी का बच्चा हमको नहीं पता। चलिए देखिए ये टी जो है ना, ये नहीं पूछतेगा है ना, जो हम बोल दिए वही बीपीएससी में आएगा। मैग्नीज, जिंक है ना, आप जानते हैं आयरन। अब यहाँ देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, Zn और Fe। हमने बताया था आपको एनसीईआरटी के सीरीज में कि Zn और क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Zn और Fe होता है, और उसके बीच में ये जिंक और आयरन के बीच में आपका क्रोमियम होता है। जिंक मतलब आयरन, तो याद रखिए करो आयरन। किस क्या करना है, करो आयरन। स्त्री जिसको कहते हैं मतलब कपड़े में आयरन करते हैं, तो हम कहते हैं करो बाबू आयरन। क्या करते हैं, करो आयरन। करो मतलब क्रोमियम, तो आपको याद रखना है Cr। Cr से करो और क्या करना है, उसके बाद आयरन करना है। आयरन करो नहीं, सीधा नहीं बोलने का, टेढ़ा बोलने का, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा सिंह, एक दिन कमेंट में आया था, टेढ़ा सिंह। चलिए आगे है हमारे पास, कैडमियम जरूरी नहीं है, कोबाल्ट उतना जरूरी नहीं है। देखिए CaCO नी, CaCO नी, CaCO नी, Ca नहीं है ये, Cd है ना, CdCO है ना, CdCO नी। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप समझते ही हैं है ना, आप हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाएं। एंटीमनी नहीं पूछेगा, बिस्मथ के जानता है, कॉपर जानते ही हैं, आ गया था। टंगस्टन उतना जरूरी नहीं है, मर्क्यूरी आ गया था, Ag आ गया था, गोल्ड भी आ गया था, और सबसे नीचे था हमारा Pt। क्या है, प्लेटिनम। देखिए ये जो है ना Pt, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है ना, आप याद रखिएगा ये प्लेटिनम। कभी कभी ऑप्शन में जब आपको ये Au नहीं रहेगा तो आपको यही याद रखना है। यहाँ पे जितना आपको मन करे स्टार आप बनाते रहिए, आपका मन कर रहा है तो आप प्रिंसिपल के एग्जाम तक स्टारें बनाते रहिए। एक बार कमेंट कर दीजिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछने का गुस्ताखी माफी चाहूंगा, है ना। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने लवण विलयन से अन्य सभी को विस्थापित कर देगा। क्या आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, कि बता दें? कमेंट में दीजिएगा तो मजा आता, लेकिन नहीं भी तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे है हमारे पास, कह रहा है कि कौन सी धातु लवण उवन जो भी है उससे हमको क्या मतलब है, अन्य सभी को विस्थापित करेगा। यानी कौन सा धातु अन्य सभी को मार के भगाएगा। इसका मतलब हुआ के ना क, जो सबसे ऊपर में हो वही आपका आंसर होगा। के नहीं है छोड़िए, Na नहीं है छोड़िए। जब आप देखेंगे ये सबसे निचला है तांबा, चांदी भी सबसे निचला है। Zn, देखिए Zn जो है ना ये है हमारा ऊपर में। रिएक्टिविटी सीरीज में आप जान गए कि ये जिंक जो है ना, Zn जो है ना वह हमारा है ऊपर में, है ना।
तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, तो आप Zn लगा सकते हैं। ऊपर वाला बॉस नीचे वाले को हटाएगा, ये नीचे वाला है, ये भी नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, इसीलिए आपका आंसर यही सही होगा। देखिए यहाँ लिखा भी है कि Zn जो है वह Cu को विस्थापित करेगा। यहाँ देखिए ये Cu था, कहाँ था, देखिए ये Cu था ना हमारा कॉपर, ये Cu था, ये Cu निचले वाला है, Cu तांबा मतलब Cu हस्बैंड के बाद आया था कुंकू करने के लिए। तो चांदी तो जानते ही हैं, है ना, हमारा सबसे नीचे में था। तो जिंक जो है ना वो Zn यहाँ पे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले सबको हटाएगा, पर कौन सा जो है वह अन्य सभी को हटा देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। थैंक यू कुमार सर, है ना, आपने 2 कहा, बिल्कुल सही बात है। इतने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये सही ना हो तो डूब जाऊंगा मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह कि यहाँ देखिए अब ये प्रवचन छाप दिए हैं हम आप लोगों को। थोड़ा सा जिनको पीपीटी में चाहिए, जो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो पीपीटी से भी पूर्णतः समझ ले, इसका प्रयास ये मैंने यहाँ पे किया था, है ना। कह कि Zn जो है वो Cu की तुलना में अधिक रिएक्शन वाला होता है, क्रियाशील होता है। इस प्रकार तांबा जो है वह विस्थापित हो गया। तांबा जो है चांदी और लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, तांबा, समझ गए, है ना। जिंक उन्हें एक लवण विलयन के विस्थापित कर देता है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातु आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं कि क्या है, ये सोडियम, है ना, के ना क, है ना, मग, एल्युमिनियम का, नोट कर लीजिए। ये 4 है हमारे पास जो आता है ना, के ना क मग एल्युमिनियम। तो ना क और मग और एल्युमिनियम, इसमें उच्च अभिक्रियाशील धातु में ये आता है ना। अति उच्च जब पूछा जाए तब आएगा के, जब बहुत ही उच्च पूछे तब आप के लगाइएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ उच्च पूछे तो आप ना से शुरू कीजिएगा। ये अति है, अति मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, है ना। एल्युमिनियम आदि, है ना। देखिए आदि को उसके अयस्कों से, यहाँ पे ये था कि उसके अयस्कों से विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा यानी रिड्यूसिंग द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। जो मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु होता है जैसे आयरन, जिंक, लेड, हमने बताया Fe, है ना, Zn और Pb, है ना, ये जो होगा वह कार्बोनेट या सल्फाइड को, नोट कर लीजिए, ये कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ये देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। देखिए आयरन जो है, जिंक जो है और लेड, 3 ठो रट्टा मारिए, रटने की क्या आवश्यकता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज का है। वह कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। नोट किया जाए, यह सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। रट्टा मारिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप रट्टा मारिए, इसको रूप में पाए जाते हैं। यह या तो निस्तापन या भर्जन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। नोट कर लिया जाए, आयरन, जिंक और लेड में क्या होते हैं, कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। और उसके लिए याद रख लीजिए निस्तापन या भर्जन हमने पढ़ा दिया है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, है ना। आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी भेज दिया जाएगा, है ना, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कम से कम अभिक्रियाशील की धातुएं जो होती हैं जैसे मरकरी, कॉपर, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। और यह अक्सर क्या करता है, नोट किया जाए प्लीज, नोट किया जाए, यहाँ कार्बोनेट और सल्फाइड था और यहाँ सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। यानी यहाँ 2 कार्बोनेट सल्फाइड और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। और जब सल्फाइड होगा तो निस्तापन या भर्जन, तो ये इसके लिए, और ये सल्फाइड है तो भर्जन है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ भर्जन हो जाएगा। यहाँ 2 था, यहाँ सिर्फ सल्फाइड, तो सल्फाइड के लिए भर्जन आप नोट कीजिएगा। अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सल्फाइड याद रखिएगा, सल्फाइड के लिए भर्जन, सल्फाइड के लिए भर्जन, सल्फाइड के लिए भर्जन। देखिए सल्फाइड यानी सफल होना हो तो भर्जन मतलब भजन कीजिए, भजन करते रहिए और पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। तो भर्जन मतलब सल्फाइड, 100 से सफल 100 से सल्फाइड, याद हो गया होगा, भर्जन। और बाकी जो है कार्बोनेट, अगर आपको कार्बोनेट यानी निस्तापन
क्या है? कार्बोनेट मतलब निस्तापन। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कह रहा कि सीने बार अयस्क। अब देखिए ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए, मैं वेट करूंगा, है ना। सीने बार इस सेंटेंस से रिलेटेड है हमारा, ये देखिए इस सेंटेंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इस सेंटेंस से संबंधित है हमारा ये क्वेश्चन, और इसका जवाब यहाँ पे है ना, और यहाँ पे है, यहाँ पे है। आप हमें कमेंट करिएगा। ये देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, HGS। अब आप समझ सकते हैं, देखिए जिसमें HGS होगा, ध्यान दीजिएगा, आप एकदम पहुंच चुके हैं, जिस पे HGS हो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा सल्फाइड इसमें है। HGS है, इसका मतलब ये है हमारा सल्फाइड। क्या है? हमारा सल्फाइड है, ठीक है। और सल्फाइड सिर्फ जिसमें होता है उसके लिए भजन गाते हैं, सफल होने के लिए भजन गाते हैं। इसका मतलब सफल होने के लिए आप भजन गाइए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये खनिज वर्ड आया था हमारे साथ, खनिज वर्ड, इसको समझते हैं। खनिज क्या है? एक समान रासायनिक संरचना वाले खनिज, समझते हैं ना, ये है हमारा मिनरल्स, और ये है हमारा ओर्स। इंग्लिश वाले सर हमारे देख लीजिए, ये ओर्स हुआ, है ना, और ये हमारा मिनरल्स हुआ, आप जानते ही हैं। ये हमारा कोई काम का नहीं है, ओर्स हमारे लिए बहुत ही काम का है ना। ओर्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं समान। देखिए हमारा जो ये खनिज है ना, ये खनिज जो है ना, एक समान रासायनिक संरचना वाले प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है। नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस है वह है हमारा खनिज, है ना। और अयस्क क्या है? एक ऐसा खनिज है। तो अयस्क क्या है? ये भी एक खनिज है, लेकिन इससे धातु को लाभदायक तरीके से निकाला जाता है। यानी हम लोग अयस्क से क्या करते हैं? धातु को प्राप्त करते हैं। यानी अयस्क से हम लोग, ये खनिज है जिससे हम लोग धातु को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए यही था हमारा सीने बार। ये मरकरी का अयस्क है। क्या है? मर्क्यूरी का, यानी Hg का अयस्क है, और इसका रासायनिक सूत्र जो है वह HGS होता है। आप सभी समझ गए होंगे, है ना। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में मरकरी जो है वह सबसे कम रिएक्टिव है। बिल्कुल सही बात है। Hg के बाद Ag है और Ag के बाद Au है ना। तो ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, बिकॉज हाइड्रोजन के नीचे जो भी रहेगा वह कम रिएक्टिव होगा। कोई दिक्कत है? और देखिए यहाँ पे मरकरी सबसे कम रिएक्शन वाला है ना। और एक है, देखिए यहाँ लिखा है इसमें से एक है, क्योंकि बहुत सारा है H से नीचे और सभी लेस रिएक्टिव है, तो उसमें से एक ठो है हमारा क्या? मर्क्यूरी, है ना। इसके सल्फाइड अयस्क को मरकरी धातु निष्कासित करता है भर्जन से। देखिए ये बता दिए हैं आप लोगों को। और भर्जन क्या है? जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए अतिरिक्त वायु, नोट कर लिया जाए प्लीज, भर्जन का डेफिनेशन भी आपसे एग्जामिनेशन में डेफिनेशन दे के ऑप्शन पूछ लेगा, ये वाला ऑप्शन में रहेगा। सल्फाइड आपको याद रखना है, सफल होने के लिए भजन कीजिएगा। तो याद हो गया, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना हो उसके लिए अतिरिक्त एयर चाहिए, और एयर की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। आप नोट कर लीजिए, ये जो हमारा है HGS, इसका रासायनिक नाम है मरकरी 2 सल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड, या फिर इसको मर्क्यूरस, है ना, मर्क्यूरस OUS वाला मर्क्यूरस सल्फाइड कहेंगे। और आज का ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा स्लाइड है ना। कैसे कमेंट करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है हिंदी में क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं है, इसीलिए तो हमने 1-2 ही क्वेश्चंस लाया था, है ना।
अगले क्लास में ये हमारा आज का टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज का क्लास खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। आप अगर हमें ऑन डिमांड कहेंगे तो मैं इस पूरे टॉपिक पे एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा, है ना। तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि एमसीक्यू सीरीज लाया जाए या नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अभी जो हमने काफ़ी एक ही क्वेश्चन पे मैंने इतने डिस्कशन किया, उसका एक कंप्लीट पैकेज है इस स्लाइड में। आप अच्छा ठीक है, देखिए वर्जन का क्या मीनिंग है इंग्लिश में, चलिए देखिए सर, जब हम लोग ना सल्फाइड ओर्स है हमारे पास और उसको ऑक्साइड में चेंज करना है सर, जब हमारे पास सल्फाइड ओर्स हो और उससे हमको ऑक्साइड बनाना है, कोई भी ऑक्साइड बनाना हो, है ना, तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एयर के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे। और हीट करने का ये जो प्रोसेस है ना, यही है भर्जन। और भर्जन करने के बाद ये जो हमारा HGS है ना सर, इससे ये S चला जाता है और हमें मरकरी प्राप्त हो जाता है। यानी यही हुआ भर्जन की प्रक्रिया से मरकरी प्राप्त करना, और यही है हमारा एक्सट्रैक्शन। कोई दिक्कत है सर? किरण सर नहीं, सॉरी मैम है ना, मैम पूछ रहे हैं भर्जन का मतलब इंग्लिश में समझाइए। तो क्या मैं आपको समझा सका? आप हमें कमेंट कर दीजिए कि जी समझ गए। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, कॉन्सेंट्रेशन मतलब परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन मतलब परसेंटेज। तो परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ उठा के लाए, हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल हम उस समय सोच नहीं पा रहे थे, जैसे आप दूध लाते हैं, उससे मक्खन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आप दूध अगर पानी वाला लाइएगा तो मक्खन या पनीर ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। आप 1 केजी दूध से उम्मीद करते हैं अगर 100 ग्राम पनीर का, तो ये अच्छा ओर्स होना चाहिए, बढ़िया दूध होना चाहिए। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहने का मतलब हुआ कि ये क्वालिटी बताता है कि जिसमें ज़्यादा ओर्स हो, यानी ज़्यादा पनीर बने, वही ओर्स बने, ओर्स है जिसमें ज़्यादा मात्रा में HG। जैसे हम लोग ओर्स लिए HG और जब निकाले तो मात्र 1 ग्राम निकला HGS से, ये बेकार हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ इसमें, है ना। ये लेस अमाउंट में इसमें है, लेस क्वांटिटी है उसमें। लेकिन जब ज़्यादा होगा तो वही बात हो जाएगा पनीर निकलने का। ओके, तो चलिए शुरू से देख लेते हैं। ओर्स अगर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब मेटल जो हाईली रिएक्टिव हो, यानी के ना क वाला हो, हाईली रिएक्टिव हो, तो आपको याद रखना है कि जब ओर्स का एक्सट्रैक्शन इसके साथ, यानी इसके ओर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ओर्स का क्या करिएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स, यानी पिघलाकर ओर को आप इलेक्ट्रिकली पास कराएंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो आपका ओर्स से ये मेटल प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके पास ये दूध है और दूध को जो हाईली रिएक्टिव है उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे पिघलाकर, तो उससे आपका पनीर बनेगा। और पनीर जो है वह है हमारा के ना का। क्या है पनीर? के ना का। तो समझ में आ रहा होगा कि ये है हमारा एक बात जो आपको याद रखना होगा, नोट करना होगा। यहाँ तक खत्म हो गया। इस लाइन को देखा जाए, जब आपके पास मीडियम रिएक्टिविटी वाला हो, यानी मग से आप पीबी तक चले आइए, है ना, Mg से, ये हमने बता दिया है, ये है मीडियम टाइप का मेटल रिएक्टिव वाला। जब आपके पास इस तरह के हो और आपको कार्बोनेट और मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, वहाँ सल्फाइड था, यहाँ पे कार्बोनेट और अगर मिल जाए तो क्या होगा, और अगर आपको सल्फाइड और मिल जाए तो क्या होगा, नोट किया जाए। देखिए, अगर आपको कार्बोनेट मिल जाए तो C से कार्बोनेट और C से कैल्सिनेशन, है ना, इसको कैल्सिनेशन पढ़ेंगे, है ना, या कैल्किनेशन तो नहीं पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन पढ़ेंगे। यानी C वाले C
से कार्बोनेट, और कार्बोनेट और के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, है ना, यानी निस्तापन। इसका हिंदी निस्तापन। सल्फाइड सफल होने के लिए भजन करेंगे। भजन मतलब भर्जन, और भर्जन का इंग्लिश है रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, रोस्टिंग है। अब ये रोस्टिंग करेंगे जब सफल होने के लिए भजन करेंगे, और कार्बोनेट के लिए यही बात है, देखिए यही बात है, कार्बोनेट के लिए निस्तापन। हिंदी देखिए, आप चिंता मेरे रहते नहीं कीजिए, है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, मैं बहुत ही दिल से पढ़ाता हूं आपको, दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं, है ना, मैं दिल से ही काम चला लेता हूं। दिल संभल जा जरा, फिर तुम एक बार पढ़ने चला है तू। क्या बात है। एमसीक्यू सीरीज लाइए, बट इट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कह दिए आप, ठीक है, बायलिंगुअल ला देंगे, हाँ, दोनों बायलिंगुअल ला देंगे। कमाल हो गया, एमसीक्यू लाइए सर। बिल्कुल सर, ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया है। अब कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एमसीक्यूज ही चलाऊंगा, और इसी तरह से पूरा जितना पढ़ाए हैं सब पे। अब यहाँ बात कर लें, चलिए, ये हो गया हमारा, यही हो गया, ये क्या है हमारा, इसका हिंदी बात किया जाए तो यही है हमारा निस्तापन। क्या है हमारा निस्तापन, और ये कार्बोनेट अभी जस्ट पढ़ा दिए। सफल होने के लिए रोस्टिंग कीजिए, रोस्ट का हिंदी भजन कीजिए, भर्जन कीजिए। जब ऐसा करेंगे, ये कीजिए, यानी ये वाला पूरा कीजिए या ये वाला फंक्शन पूरा कीजिए, आपको मिलेगा हाथ में झुनझुना, और झुनझुने का नाम है ऑक्साइड। देखिए, गोल झुनझुना होता है ना, ये क्या है, ऑक्साइड है। झुनझुना रे झुनझुना, झुन 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 झुनझुना, यह है झुनझुना। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। ये है झुनझुना। झुनझुना मतलब गोल। जब भी आप ये दो चार काम करेंगे तो आपको ओ वाला मिलेगा, ओ मतलब ऑक्साइड, ये हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्साइड है, इसका मतलब रिडक्शन ऑफ मेटल हो रहा है। नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ मेटल हो रहा है, सॉरी रिएक्शन नहीं, रिडक्शन। और उसके बाद आप प्योर करके आप मेटल लेके घर जा सकते हैं, झुमका बना सकते हैं। झुमका गिरा रे करेली के बाजार में, करेली बहुत सस्ता हो गया है इसलिए करेली के बाजार में झुमका गिर गया मेरी कन्या का। आगे बढ़ते हैं। सर जी पानी पी होगी, आज सुराही खरीद के ला लिए हैं। टेढ़ा सर जी बोल रहे हैं, क्या सर क्या हाल है, हाल कैसा है जनाब का, जल्दी लाइए ना पानी हो। गुड ट्रिक सर, सही बात है। सरवन सिंह देखे पानी पी के नहीं न लाए, छोड़िए ना, अब क्लास हो जाएगा। आप लोग इसी तरह बेवफाई मेरे साथ कीजिए। अब चलिए, हमारे पास मेटल है। देखिए, ये हाईली रिएक्टिव था, ये मीडियम में था। अब लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव जो है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है। हाइड्रोजन से नीचे इसका मतलब क्यों, है ना। फिर कहे Hg, फिर कहे Hg नहीं, हाँ सॉरी भुला गए, Hg, फिर कहेंगे Ag, और फिर कहे आई लव यू, है ना, Au। आपको कल ट्रिक बताए थे। देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही हम लोग, ये था हमारा, और ये हमारा जो था Cu, और H के नीचे हमारा था क्या था, Cu, और क्या था, Hg था, मिट गया, है ना। फिर Ag था और Au था। ये जो है ना हमारा वही है लो रिएक्टिव। और ये लो रिएक्टिव जो है ना वो सल्फाइड ओर से, है ना, सल्फाइड ओर से रोस्टिंग मेथड द्वारा, है ना, रोस्टिंग मेथड द्वारा, रोस्टिंग मतलब भर्जन, हिंदी में भर्जन के द्वारा वह मेटल बन जाता है, इन ओर से मेटल बन जाता है, और बाद में उसको रिफाइन कर लीजिएगा तो आपका जो है वह मेटल बन जाएगा। और यह हमारा स्लाइड खत्म हो गया।